नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करके ये कहा है कि डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किए जाने की, नियंत्रित किए जाने की ज़रूरत है। सरकार का ये कहना है कि डिजिटल मीडिया के ज़रिए न सिर्फ कि नफ़रत, हिंसा बल्कि आतंकवाद भी फैलाया जा सकता है। यानी कि साफ तौर पर इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के एक मुद्दे के तौर पर आगे रख रही है। लेकिन मुकदमा कोर्ट में ये नहीं था कि डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किया जाना है या डिजिटल मीडिया से जुड़ा कोई मुद्दा था। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा सुदर्शन टीवी का मुद्दा आया था, जिसमें कि सुदर्शन टीवी ने भारत में यूपीएससी के इम्तिहानों में किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय के युवा हैं वो कोशिश कर रहे हैं एक नौकरशाही जिहाद फैलाने की। यानी कि इस तरह से पूरे सिस्टम पर ही एक तरह से सवाल उठा दिया था कि कैसे सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा सुदर्शन टीवी ने किस तरह से ये तमाम तरह की बातें फैलाई थी कि जामिया के जिहादी आपके ज़िला अधिकारी बन जाएंगे या फलां अधिकारी बन जाएंगे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए इस पर ज़रूरत पर जोर दिया कि टीवी पर, टीवी न्यूज़ पर और मीडिया को रेगुलेट किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सेल्फ रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सरकार ने कहा कि अखबार नहीं, टीवी नहीं, बल्कि डिजिटल मीडिया को जो है वो कंट्रोल किए जाने की ज़रूरत है। सरकार का ये कहना है कि डिजिटल मीडिया के लिए न किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, न किसी तरह के पंजीकरण की ज़रूरत है। जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, एक फ़ोन है, वो शुरू कर सकता है और इसलिए ज़रूरत है कि इसको रेगुलेट किया जाए। हैरानी की बात यह है कि शायद ये इस बात का एक तरह से एक्नॉलेजमेंट भी है कि पिछले लगातार 5-6 सालों में असली पत्रकारिता, वो पत्रकारिता जो कि एक तरह से सोसाइटी के वॉच डॉग का काम करती है, या मैं कहूँ सोसाइटी के, सरकार की चौकीदारी का काम करती है, उनमें से ज़्यादातर पत्रकार और पत्रकारिता डिजिटल मीडिया से होकर आया है। और इसीलिए शायद सरकार को ये गवारा नहीं हो रहा है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता कर सकें, और इसलिए मुकदमा था टीवी को लेकर, लेकिन बयान दिया गया डिजिटल मीडिया को लेकर। लेकिन क्या वाकई इस बात में सच्चाई है कि डिजिटल मीडिया का कोई रेगुलेशन नहीं है, डिजिटल मीडिया लाइसेंस नहीं लेता, लेकिन क्या किसी कानून के तहत नहीं आता? क्या जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं उन पर देश के अन्य कानून लागू नहीं होते? क्या वाकई डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको रेगुलेट किए जाने की या उनको नियंत्रित किए जाने की ज़रूरत है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन मौजूद हैं। सिद्धार्थ, सरकार का ये कहना है कि डिजिटल मीडिया सिर्फ नफरत, हिंसा ही नहीं बल्कि आतंकवाद तक फैला रहा है। क्या आपको वाकई लगता है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार ये कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है। सरकार का जो एफिडेविट है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, उसको हमने गौर से पढ़ा और उसमें ये मतलब कहीं न कहीं सुदर्शन टीवी के बचाव में सरकार एक ऐसा आर्गुमेंट स्पिन करना चाहता है कि सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का डिजिटल मीडिया ही है। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, खास तौर पे जो सुदर्शन टीवी है और ये जो प्रोग्राम है यूपीएससी वाला, इससे जो है कोर्ट को ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि लंबे अरसे से मोदी सरकार डिजिटल मीडिया पे नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है। जब स्मृति ईरानी जी मंत्री थी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, तो उन्होंने बल्कि एक कोशिश भी किया कि एक कमेटी बिठाने का फेक न्यूज़ डिसाइड करने के लिए और उसके तहत जर्नलिस्ट के एक्रेडिटेशन कैंसिल करने के लिए। उसके बाद डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की बात भी जो है उन्होंने और फिर जावड़ेकर साहब ने किया है। तो मुझे लगता है कि ये इल्ज़ाम कि हम लोग दहशतगर्दी फैला रहे, देखिए दहशतगर्दी फैलाना या आतंक फैलाना या सांप्रदायिकता फैलाना किसी भी कानून के तहत हिंदुस्तान में जायज़ नहीं है। और अगर वाकई सरकार का इल्ज़ाम सही है तो उनके हाथों में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं कि वो एक्शन ले सकते थे। तो ज़रा वो एक मिसाल तो बताएं कि किस मीडिया ने किस अवसर पर कौन सा आतंक फैलाया, कौन सा सांप्रदायिकता फैलाया। फिर इस पे बहस हो सकती है, लेकिन सिर्फ ये हवाबाजी, ये हवा में कहना कि डिजिटल मीडिया ऐसा है, डिजिटल मीडिया वैसा है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी,
लेकिन सिद्धार्थ, इसमें एक जो बहुत वाजिब सी बात लग रही है सरकार की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि देखिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके हाथ भी एक फोन आ जाता है, इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा, वो अपना प्लेटफॉर्म शुरू कर सकता है। तो क्या वाकई आपको नहीं लगता कि जैसे टीवी या प्रिंट के लिए भी कोई ना कोई तो रेगुलेटरी बॉडीज होती ही हैं, सरकार के जरिए ना सही तो पत्रकारों के जरिए खुद अपने आप शुरू की गई, इस तरह की किसी बॉडी की जरूरत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए जिनको सरकार पसंद नहीं करती, बल्कि उनके लिए भी जिनको सरकार पसंद करती है। हम चाहे तो नाम ले सकते हैं, यहाँ पर हम ऑप इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, या उस तरह के प्लेटफॉर्म्स का जो दिन दहाड़े नफरत फैला रहे हैं, लोगों को टारगेट करते हैं, द वायर के प्रोफेशनल्स को आए दिन टारगेट करते रहते हैं। तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए जहां पर अपनी शिकायत दर्ज की जा सके, या जिसके जरिए एक तरह की एक अप्रूवल या एक परमिशन ली जाए? सबसे पहले ये सरकार का जो दावा है कि डिजिटल मीडिया किसी भी रेगुलेशन के तहत फंक्शन नहीं कर रहा है, ये एकदम गलत है। जी, ये सही है कि कोई अपने फोन से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकता है। वेबसाइट खोलने के लिए सरकारी परमिशन की जरूरत नहीं है, ये सही है। लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी अगर वेबसाइट चलाए तो हिंदुस्तान के कानून, भारत के जो कानून हैं, पूरी तरह से डिजिटल मीडिया पे लागू है। ये मत भूलिएगा कि हिंदुस्तान में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चलते फ्रीडम ऑफ प्रेस की गारंटी दी गई है, ये जो है ये फ्रीडम कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है इन्फोर्स की जाती हैं। मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप मानहानि नहीं कर सकते, आप एक तरह से नफरत नहीं फैला सकते, एक तरह से आप जो है किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दुश्मनी नहीं, 4-5 ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो संविधान में जिसका उल्लेख दिया गया है। और ये हर मीडिया पे, हर शहरी पे, हर जो है एक्सप्रेशन, चाहे कोई भी फॉर्म हो, आप खत भी लिखें, आप किताब छापें, आप तकरीर दें, आप वेबसाइट चलाएं, आप अखबार छापें, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आप पे पूरी तरह से लागू हैं। ये सजेस्ट करना कि डिजिटल मीडिया विदाउट रिस्ट्रिक्शन फंक्शन कर रहा है, ये एकदम एक झूठा बयान है, बेबुनियाद बात है। रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि चलिए, आपने माना कि परमिशन का सिस्टम, आपने लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू कर दिया, ताकि अगर कोई हिंदुस्तान में वेबसाइट चलाना चाहता है तो पहले आपको सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या आपको परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो ज्योग्राफिया के लकीरों को एक तरह से उसको पार करते हुए सूचना जो है वो फैलाया जाता है। तो आपने वायर के लिए या indianexpress.com के लिए या scroll.in के लिए आपने रेगुलेशन डाल दिया कि भाई आप अपने आप को रजिस्टर कराइए, लेकिन जो हिंदुस्तान का जो इंटरनेट यूजर है वो ग्लोबल टाइम्स चाइना का वेबसाइट पढ़ सकता है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ सकता है, वो गार्डियन पढ़ सकता है, वो यूट्यूब खोल सकता है। तो क्या आप कह रहे हैं कि तमाम जो वेबसाइट है हिंदुस्तान में, सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को हम खोल पाएंगे जो भारत सरकार के फॉर्म्स को भर के भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ अपना पंजीकरण कराएंगे? ये तो एक मजाक है कि आप इंटरनेट को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बात शायद सबसे पहली बार अभी देखी गई है इस पूरी बहस में, और यही बहुत अहम बात है कि जो जिन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करके सरकार ये कह रही है कि जरूरत नहीं पड़ती, आपने वही कहा है कि वही एक तरह से सूचना के या खबरों के लोकतांत्रिकरण का एक जरिया भी बना कि सिर्फ वही नहीं पढ़ेगा हमारा जो श्रोता है या जो हमारा रीडर है, कि जो कि सिर्फ सरकार चाहेगी वो पढ़े, बल्कि पूरी दुनिया के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। ये बहुत मेरे ख्याल से वाजिब बात है जो आप कह रहे हैं कि कैसे उनको रेगुलेट किया जाएगा। अगर आप ये एक लाइसेंस का इंतजाम कर भी दें कि सभी वेबसाइटों को जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से, लेकिन मुझे ये बताइए, मुझे इसकी राजनीति समझाइए कि जब सरकार ये कहती है, कोर्ट से मैं एफिडेविट दे रही है, सरकार के पास तो तमाम ताकतें हैं, लॉ मेकर्स हैं, हमारे जो सांसद हैं वो एसेंशियली लॉ मेकर्स हैं, वो कानून बना सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना क्या इस अपनी मंशा को जाहिर करना है, या एक तरह से
कौड़ी जो है वो आगे बढ़ा देना है, क्या है इसकी इसकी क्या पॉलिटिक्स है? हर कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अपने आप से नए कानून नहीं बना सकता। और मुझे लगता है कि सीधे तौर पे जो सरकारी जो एफिडेविट है कोर्ट में, ये इशारा कर रहा है कि सरकार आने वाले महीनों या सालों में किस दिशा में जाने वाली है। लंबे अरसे से जो अखबार और टेलीविजन चैनल पे जो काबू पा लिया है मोदी सरकार ने, लेकिन डिजिटल एक ऐसा एरिया है जहां पे आप और हम और भी लोग एक तरह से एक आजादाना तरीके से अपना हम खबरें देते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और सरकार जो है वो हमारे काम से नाखुश है, ये हर कोई जानता है। तो कंट्रोल करने का एक जरिया जो है सरकार ढूंढ रही है। और मुझे लगता है कि कोर्ट में इस बात को रखने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार कुछ रेगुलेशंस या कानून तैयार करने की कोशिश करे। मैं आपके दर्शकों को ये भी एक तरह से एक चेतावनी देना चाहूंगा कि असली टारगेट तो वही है, असली टारगेट तो इस देश का आम नागरिक है। क्योंकि अगर आपने एक रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन वाला सिस्टम बना लिया तो इसका एंड पॉइंट क्या रहेगा? इसका एंड पॉइंट तो यही रहेगा जैसे चीन में या नॉर्थ कोरिया में सरकार खुद तय कर, या कश्मीर में जिस तरह से जब इंटरनेट बैन हटाया गया तो उसको एक सिलसिलेवार तरीके से हटाया गया कि सरकार ने पहले बैन हटा दी लेकिन कहा कि सिर्फ 40-50 वेबसाइट्स आप खोल सकते हैं। अब देखिए, इंटरनेट जैसा एक समुंदर जहां पे बेशुमार वेबसाइट्स हैं और उन वेबसाइट्स को खोल के जानकारी हासिल करने का पूरी आजादी हर किसी को है दुनिया में। लेकिन सरकार ने कश्मीर के लोगों को कहा कि नहीं, आपको सिर्फ आप 40-50 200-300 वेबसाइट्स खोल सकते हैं। और उसके बाद सूची को धीरे धीरे और जो है बढ़ाया गया। तो सरकार शायद उस दिशा में जाना चाहती है। मतलब कि मुझे याद है नॉर्थ कोरिया, पता नहीं ये सच बात है कि नहीं, कि या लतीफा है या एक रूमर है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में जब रेडियो मतलब सरकार वहां पे रेडियो सेट बनाता है और अपने सिटीजन को बेचता है, और ये रेडियो सेट्स जो है वो सिर्फ सरकारी चैनल के साथ प्री ट्यून्ड है और आप उसकी ट्यूनिंग नहीं कर सकते ताकि आप किसी और चैनल को, किसी और देश के खबर को नहीं पकड़ सकते। तो सरकार का इरादा इस दिशा में हो सकता है कि इस दिशा में ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिटीजन के सूचना के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि सिर्फ वही चीजें जो सरकार बताना चाहती है उसी चीज से जनता को अवगत कराया जाए, बाकी सब कुछ नाजायज। अभी तक बात ये हो रही थी कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इस पर सरकार काबू करना चाहती थी। अब आपकी आंखें क्या देख पाएंगी, क्या पढ़ पाएंगी, क्या सुन पाएंगी, इस पर भी सरकार, आपकी इंद्रियों पर भी कब्जा करना चाहती है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या इसके पीछे वजह यह है? इसकी साफ साफ राजनीति अगर हम देखें तो जो पत्रकारिता पिछले 5-6 सालों में हमने देखी है सिद्धार्थ, वो भी पत्रकारिता डिजिटल मीडिया से ही उभर कर आई है। मैं और आप जैसे पत्रकार भी, हम सो कॉल्ड जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, आप अखबार से, मैं टेलीविजन से, हम लोगों ने एक उम्र गुजारी है अखबार में और टेलीविजन में। लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया में आकर अपना एक प्रोफेशनल जो फ्रीडम था, एक जर्नलिस्टिक जो हमारी आज़ादी थी, वो हमें मिली। और हम, आप ही नहीं बल्कि हमारे जैसे दर्जनों लोग उस बिग मीडिया से बाहर निकले, उसके कब्जे से बाहर निकले जो और स्वतंत्र पत्रकारिता कर पाए। क्या ये एक ऐसी बात है जो सरकार की आंख में किरकिरे की तरह चुभ रही है, इसलिए उसे सुदर्शन टीवी का अल्पसंख्यकों के खिलाफ धड़ल्ले से सरेआम नफरत फैलाना नागवार नहीं गुजरता, लेकिन गरीबों की, आम आदमियों की बात करना, अधिकारों की आजादी की बात करना डिजिटल मीडिया के जरिए इतना खराब लगता है? जी देखिए, डिजिटल मीडिया अपने आप में आज हिंदुस्तान का मुख्य धारा बन चुका है, क्योंकि डिजिटल में न सिर्फ वायर है या और जैसे हम जैसे डिजिटल ओनली पोर्टल्स हैं, बल्कि हर टीवी चैनल, हर अखबार का वेबसाइट है। और ये आप मान के चलिए कि उन वेबसाइट्स के जरिए उन अखबारों का और उन टीवी चैनल्स का जो रीच है, पहुंच है, वो ब्रॉडकास्ट या फिजिकल न्यूज़पेपर से कई गुना ज्यादा है। हिंदू जैसा अखबार जो है मुश्किल से 10-15 लाख कॉपीज बेचता है, लेकिन वेबसाइट पे 30-40 मिलियन लोग उनके वेबसाइट को पढ़ते हैं। सेम इज ट्रू फॉर इंडियन एक्सप्रेस या और भी जो है। तो डिजिटल मीडिया मेन स्ट्रीम हो गया है और डिजिटल मीडिया जो है उसमें आप इतनी आसानी से खबरों को दबा नहीं सकते, इतनी आसानी से
जो विविधता है उसको आप सप्रेस नहीं कर सकते। कोई अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी खबर है, आपने अखबारों को और टेलीविजन चैनल, क्योंकि उनका एक ओनरशिप स्ट्रक्चर है, उनमें जो निवेश की रिक्वायरमेंट है, उसके जरिए उनके जो मालिक हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप को एक तरह से वो खतरा महसूस करते हैं कि कहीं सरकार हम पे बदला न ले, कोई इनकम टैक्स रेड न कर दे, कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं चला दे। इसलिए जो बड़े अखबार हैं, जो बड़े टीवी चैनल्स हैं, वो हमेशा इस डर में रहते हैं। माना भी कि उनके मालिक या उनके संपादक कोई ऐसी खबर चलाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो डर जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि कल कोई ऐसा जो है सरकारी दबाव हम पे आ सकता है। डिजिटल में क्योंकि इतने ज्यादा खिलाड़ी हैं, इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं, और मतलब कि छोटे मोटे जो मतलब छोटे जो प्लेयर्स हैं, इतना आसान नहीं है उनका जो है उनका बिजनेस जो है वो खत्म कराना। तो ये मुझे लगता है कि सरकार की ओर से एक कोशिश की जा रही है कि डिजिटल। लेकिन मैं एक और बात आरफा जी जोड़ना चाहूंगा कि बार बार अब शायद ये तीसरी या चौथी दफा है जब सरकार ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि डिजिटल मीडिया जो है ये एक अनरेगुलेटेड जो है एंटिटी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि डिजिटल पे एक्चुअली अखबारों और टीवी से कई गुना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये वेबसाइट्स पे पूरी तरह से लागू है। और इस एक्ट के तहत डिजिटल हाउसेस पे, डिजिटल जर्नलिस्ट पे मुकदमे चलाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से इस कानून का दुरुपयोग किया जाता है। हम देख रहे हैं, मिसाल ये संक्रमण कोविड-19 के दौर में अंडमान में और तमिलनाडु में जब पत्रकारों ने स्टोरीज की जो सरकार को ठीक नहीं लगी, तो पुलिस ने सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी उनपे लागू कराने की कोशिश की, जो आमतौर पे आप अखबार या टीवी चैनल पे नहीं लगा सकते। सो अपार्ट फ्रॉम डेफेमेशन, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर लॉज, जो आईटी एक्ट है, इसको इस्तेमाल करके और दबाव डालने का एक जरिया जो है सरकार के हाथ में है। ये कहना कि हम लोग अनरेगुलेटेड हैं, एकदम गलत है। आखिरी सवाल और बहुत संक्षेप में, वो सवाल ये है कि क्या ये आखिरकार इस बात का भी एक एक्नॉलेजमेंट है कि जो डिजिटल जर्नलिज्म है वही असली जर्नलिज्म हो रहा है, डिजिटल पत्रकारिता में ही असली पत्रकारिता हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से बार बार सरकार, आपने कहा, ये सुझाव देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से टीवी को नजरअंदाज करके, मुद्दा था टीवी का लेकिन मौका मिल गया जो है डिजिटल का, यानी एक तरह की आपदा को अवसर में बदलने का जो प्रधानमंत्री का एक तरीका है, उनकी सरकार ऐसा लगता है कि वही आगे बढ़ रही है। क्या ये भी एक एक्नॉलेजमेंट है कि वाकई जो कंटेंट है डिजिटल मीडिया का या उनकी जो पत्रकारिता है वो आम नागरिकों तक पहुंच रही है, जिससे सरकार को दिक्कत हो रही है कि यहाँ भी सरकार का नगाड़ा क्यों नहीं बज रहा है डिजिटल मीडिया पर? जी नहीं, बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ अखबार नहीं है, कुछ टीवी चैनल्स नहीं है जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वहां पे भी अच्छा काम हो रहा है, कुछ कुछ अखबारों में, कुछ कुछ टीवी चैनल्स में। अधिकांश के बारे में आप कह सकते हैं कि सही पत्रकारिता जो है वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल एक ऐसा स्पेस है, क्योंकि एक इतनी डाइवर्सिटी है वहां पे, और सोशल मीडिया के चलते स्टोरीज को एम्पलीफाई करने का भी एक जरिया है, जो आसानी से आप सरकार या कोई भी पार्टी, कोई भी अथॉरिटी फिगर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो नैरेटिव जो है हाथ से निकलने की गुंजाइश डिजिटल मीडिया में बहुत ज्यादा जो है इन लोगों को लगता है, इसलिए वो चाहते हैं। और बार बार जब भी रेगुलेशन की बात आती है, जब भी हेट स्पीच की बात आती है, सुदर्शन टीवी का मसला क्या है? सीधे तौर पे ब्रॉडकास्ट एक्ट के रूल्स को का उल्लंघन कर रहा है। मैं हैरान हूं कि आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम पे रोक नहीं लगाया, क्योंकि आईएनबी मिनिस्ट्री के हाथ में वो ताकत है। जिस चीज को हम सुप्रीम कोर्ट जो पिटिशनर्स मांग रहे हैं, वही ताकत जो है वो आईएनबी मिनिस्ट्री के हाथ में है। और उस ताकत को आईएनबी मिनिस्ट्री ने एनडीटीवी हिंदी के खिलाफ यूज किया 2 साल पहले, केरल के 2 चैनल के खिलाफ यूज किया, दिल्ली के दंगों के दौरान जब ये बताया गया कि ये चैनल जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो
सरकार एशियानेट की क्यों नहीं एक्शन ले रहा है जहां पे वाकई कम्युनलिज्म फैलाया जा रहा है। बिल्कुल जी, सिद्धार्थ बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। अभी मुझे लगता है कि फिर से कहा जाए तैयारी का वक्त है कि अगर इस तरह का कोई रेगुलेशन आता है तो डिजिटल मीडिया में काम करने वाले जर्नलिस्ट वो किस तरह से इसका सामना करेंगे, कहाँ जो है वो अपनी सुनवाई लेकर जाएंगे, ये सब भी देखना पड़ेगा। और अभी ये भी देखना है कि जवाब कोर्ट का क्या रहता है इस एफिडेविट के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।